बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आए ले लो जी ले लो। हुरैन खान इस वक्त अपनी गाड़ी में फुल आवाज में करीना कपूर के गाने पर वाइब करती हुई अपने कजन को रंगे हाथों पकड़ने जा रही थी, जो कि होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक उसे सड़क पर वजूद पड़ा हुआ नजर आया। उसने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाया, क्योंकि वो वजूद सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था। अब मांगने का ये कौन सा नया तरीका इजाद कर दिया तुम लोगों ने? जल्दी से साइड पर हो, मैं लेट हो रही हूँ। शामिर खान, जो कि जख्मी हालत में जमीन पर लथपथ पड़ा था, एक चिंघाड़ती हुई नस्वानी आवाज सुनकर उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और हाथ हिलाकर इशारा करने लगा, जिसे देखकर हुरैन का पारा दोबारा से घूम गया। वो उसे सख्त सुस्त सुनाने के लिए उसके पास जाकर रुकी ही थी कि शामिर खान की हालत देखकर उसका दिल एक पल के लिए डूब कर उभरा। बेवकूफ लड़की, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे उठाओ और हॉस्पिटल लेकर जाओ। शामिर ने जब उसे काफी देर तक यूं ही खामोश टुकर टुकर अपने आप को घूरते पाया तो सख्त लहजे में बोला। इधर हुरैन बेगम ने फौरन से अपना मुंह फुला लिया था। तुम जानते भी हो तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? जरा अपने लहजे पर गौर करो। लड़की, मैं मर रहा हूं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अब की बार शामिर का लहजा पहले से भी ज्यादा गुस्सीला था। हुरैन गुस्से से दूसरी तरफ रुख फेर कर खड़ी हो गई। फाड़ में जाओ, मेरी तरफ से यहीं पर ही मर जाओ। अगर ऐसे ही बात करोगे तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। शामिर को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने लड़कियों की साइकी के बारे में जितना भी सुन रखा था वो वाकई में सच था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बाजू में उठती हुई दर्द की लहरों को बर्दाश्त किया और मिन्नत भरे लहजे में बोला, मैडम, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो आपकी ऐन नवाजिश होगी। फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है। मुमकिन होता तो आपके लिए एक दरख्वास्त लिख देता, लेकिन एक वादा करता हूँ, जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपके पते पर थैंक यू का लेटर भेजूंगा। यह सुनकर हुरैन ने कदा से अपने बालों को झटका। साथ में गुलाब का गुलदस्ता भी भेज सकते हो, मुझे वो भी पसंद है। इतना कहकर उसने शामिर के जख्मी टांग को पकड़कर खींचा तो अगली पल वो जमीन पर जोर से हाथ मारने लगा और दर्द से बिलबिलाने लगा। अगर तुम मुझे जान से मारना चाहती हो तो सीधी तरह से बता दो, इस तरह से तड़पाने का क्या मकसद है? उसका चेहरा इस वक्त दर्द और गुस्से के मारे लाल हो गया था, लेकिन इस बार उसने अपने लहजे पर काफी हद तक काबू रखा था। हुरैन की नजर अचानक ही उसके साइज पर बने जख्म पर पड़ी थी, तो उसने फौरन से अपने लबों पर हाथ रखा। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे नजर ही नहीं आया। ये कहकर उसने दोबारा से सोचे समझे बगैर शामिर के जख्मी बाजू को पकड़ा और उसे खींचने लगी। शामिर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था और उसे शिद्दत से अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि इस लड़की से उसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। उसके दोबारा चीखने पर हुरैन कमर पर दोनों बाजू रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। तो मुझे सीधी तरह से बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी कौन सी बाजू और टांग काम करती है? शामिर ने बमुश्किल अपने बाएं बाजू की तरफ इशारा किया। हुरैन ने उसे उठाकर खींचना चाहा, मगर इस कश्मकश में वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और अगले ही पल वो शामिर की गोद में जाकर गिरी थी। जैसे तैसे करके वो उठी और उसे एक बार फिर उसे पकड़कर घसीटने लगी। या मेरे अल्लाह, तुम कितने बड़े सांड हो। बंदा थोड़ा सा अपना वजन कम ही कर लेता है ताकि इस तरह की सिचुएशन में दूसरों के लिए मुश्किल क्रिएट ना हो। शामिर खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में अपने रब से शिद्दत से दुआ कर रहा था कि उसे भी कोई ऐसा मौका मिले जहां ये लड़की उसके रूबरू हो और तब वो उससे इस दर्द भरी मदद का टिका कर इंतकाम लेगा। मैडम साहिबा, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे अंदाजा होता कि मुझे बचाने वाली लड़की इस कदर कमज़ोर होगी तो मैं कभी भी इस सड़क पर ना गिरता। वो तंजिया अंदाज में बात कर रहा था। चलो अच्छा छोड़ो, तुम भी क्या याद रखोगे। उसने बमुश्किल शामिर को गाड़ी में डाला था और खुद फ्रंट सीट संभाल कर बैठ गई। आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छे खासे 20,000 जो उसने अपने कज़न को ब्लैकमेल करके उससे लेने थे मेरे अकाउंट में आ रहे थे। शामिर ने गहरी सांस खारिज की। मैं 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेहरबानी करके बस आप खैरियत के साथ मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दें। यह सुनकर हुरैन के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए और अगले ही पल उसने गाड़ी में दोबारा से ऊंची आवाज़ में गाना लगा दिया, जिससे शामिर को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ सियासत में भी एक जानी पहचानी शख्सियत था। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और एक बहुत बड़ा जागीरदार भी था। उसने हमेशा दूसरों को अपने हुक्म की तामील करते हुए पाया था। जिंदगी गुजारने के लिए उसके कुछ मखसूस उसूल थे जिस पर वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, लेकिन पहली बार इस लड़की की वजह से उसे इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्या तुम ये गाना बंद कर सकती हो? थोड़ी ही देर में वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। तो मैंने फौरन से दरवाज़ा बंद किया और सवालिया अंदाज में आंखें टमटमाकर उसे देखने लगी। सॉरी, मैंने सुना नहीं। उसके अंदाज में सदा की मासूमियत थी। यूं लग रहा था जैसे कल ही मैडम साहिबा ने जन्म लिया हो।
मैंने कहा है मैडम क्या ये गाना आप बंद कर सकती हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं, हुरैन ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और दोबारा से गाना चला दिया। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र अजीम अता फरमा। वो बस फ्रंट मिरर में हुरैन के खूबसूरत चेहरे को घूर कर रह गया था। दिल ही दिल में इसने एक और पक्का इरादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी हुस्न देखकर किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। वो पहले इस लड़की में एथिक्स देखेगा। इन दिनों दादा जान भी उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन दादा से भी ज्यादा उसके दुश्मन उसकी जान के दर पे थे। आज भी उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बमुश्किल खुद को घसीटता वो मेन रोड तक पहुंचा था और यहाँ पर भी उसे हुरैन की सूरत में एक और टॉर्चर मिल गया था। उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचाने के बाद हुरैन वहां से दुम दबाकर भाग गई, जबकि वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ उसकी पोस्ट को घूर कर रह गया। उसकी कॉल पर उसका खास आदमी और सारे गार्ड्स भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। अगर हुरैन मजीद चंद लम्हों तक के लिए वहां पर रुक जाती तो शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि जिस बिलियनियर को वो बाहर की दुनिया में ढूंढ रही थी वो बिलियनियर उसे मुफ्त में ही मिल सकता था। दादा जान ने शामिर की जब यह हालत देखी तो दोबारा से नॉन स्टॉप शुरू हो गए। मैं इसी वजह से ही तुम्हें कह रहा था कि शादी कर लो, आज जो तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारा ख्याल रखती। ये सुनकर शामिर ने अपनी आंखें घुमाई और तीखे लहजे में बोला, नहीं दादा जान, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आज मेरी बीवी होती तो मेरी तरह ही पट्टियां करवाकर हॉस्पिटल में पड़ी होती, या फिर शायद खुदा को भी प्यारी हो चुकी होती। मुझे तो उसका यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे जिंदा बच गया हूँ। वो वाकई में उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे हुरैन का चेहरा नजर आता उसके वजूद में खौफ से झुरझुरी पैदा हो जाती। वो अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों से मिला था, लेकिन हुरैन जैसा सर दर्द पहली बार उसके पल्ले पड़ा था। दूसरी जानिब हुरैन बेगम जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, सामने ही उसकी फुप्पो जान का सबसे बड़ा बेटा सिकंदर वली मूवी तेरे नाम जैसी कटिंग करवा कर बैठा हुआ था। हुरैन को देखकर ही उसने एक झटके से अपने बालों को लहराया। हुरैन ने बेसाख्ता अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। घर वाले पुप्पो जान का यह काबिल पुत्र उसके सर पर मुसल्लत करना चाहते थे, जिसको देखने से पहले ही वो 3 बार आयतल कुर्सी का विर्द कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि वो शक्लो सूरत का बुरा था, उसकी हरकतें हद से ज्यादा छप्पड़ी थी। वैसे तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी था और दादा जान का कहना था कि अब हुरैन उसकी ही कंपनी में जॉब करेगी, लेकिन दादा जान से जिद करके हुरैन ने दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दिया था। उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था, जो कि परसों पूरा होने वाला था। हुरैन ने इंटरव्यू भी दे दिया था और बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। उसने बस कल से ज्वाइनिंग करनी थी और अपने बॉस से मुलाकात करनी थी, जो कि पिछले 1 महीने से मलेशिया में था। अभी भी वो पुप्पो का मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने ही लगी थी कि सिकंदर खान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अरे हुरैन जी, कैसी हैं आप? ये सुनकर हुरैन ने बमुश्किल अपने अंदर उठते हुए लावे पर काबू पाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि मुझे हुरैन जी कहकर ना पुकारा करो। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती है? यह सुनकर वो अपना चश्मा दुरुस्त करके दोबारा से दांतों की नुमाइश करने लगा। अरे हुरैन जी, आप ही इतनी प्यारी हैं कि आपको इज्जत दिए बगैर रह नहीं सकता। हुरैन ने अब की बार बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला था। अगर तुम मुझे वाकई में इज्जत देना चाहते हो तो अपनी उल्लू जैसी आंखों को कंट्रोल में रखो। दोबारा अगर तुमने मुझे ऐसे टुकर टुकर देखा तो अपनी गाड़ी के साथ टक्कर मरवाऊंगी। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो उसे देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा था। बेचारे सिकंदर खान को लग रहा था कि हुरैन को हासिल करना मुश्किल नहीं है। बकौल उसके वो खानदान में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बंदा है, एक बहुत बड़े बिजनेस का अकलौता वारिस था और था भी अकलौता नमूना। इसकी वजह से हुरैन ने रात का खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मेहमानों के जाने के फौरन बाद ही दादा जान ने उसे अपने कमरे में तलब कर लिया। हुरैन को देखते ही वो पुरजोश अंदाज में उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने बाजू फैलाई, लेकिन हुरैन ने एकदम भी आगे नहीं बढ़ाया। दादा जान, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर सफदर साहब ने अपने चश्मे को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने मेरी आधी से ज्यादा मुश्किल तो हल कर दी। मुझे बताओ कि शादी की तारीख कब की रखनी है? हुरैन को लग रहा था किसी ने उसके सर पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। दादा जान, मैं उस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और आप शादी की बात कर रहे हैं। क्या आप चाहती हैं कि शादी की रात मेरा सांस बंद होने की वजह से इंतकाल हो जाए? ला हौला वला कुव्वत, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? भला अपने दादा जान से सुहागरात की बातें कौन करता है? ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे से आई थी, जहां पर फरहाद बाजू लपेटे खड़ा उसे मसनूई खफकी से घूर रहा था। हुरैन का चेहरा एक ही पल के लिए शर्म के मारे लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। अगर आप लोगों ने मेरी उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवाई
तो सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अपनी और उसकी सुहाग रात का पूरा नक्शा खींच कर आपके सामने रख दूंगी कि किस तरह से मैं उस शख्स की जान ले लूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन सिकंदर खान से शादी नहीं करूंगी। दादा जान ने अब की बार उसे संजीदगी से देखा और अपना चश्मा साफ करते हुए नर्म लहजे में बोले, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी उससे शादी नहीं करवाऊंगा। अगर तुम खुद ही अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो तो। हुरैन को जिंदगी में पहली बार अपने सिंगल होने पर भी अफसोस हो रहा था। अजीब किस्मत थी उसकी। घर वाले लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन लव उसे दूर दूर तक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसे यूनिवर्सिटी जमाने के सारे प्रपोजल्स भी याद आने लगे। कैसे अच्छे अच्छे अमीरजादों ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन तब वो हवाओं में उड़ती थी और खुद को करीना कपूर तस्वुर करती थी। अब तो उसके क्लास फेलोज के भी 5-5 बच्चे हो चुके थे। या मेरे अल्लाह, ये दुनिया कितनी तरक्की कर गई। उसने ये कहकर जोरदार झुरझुरी ली और अपने आप को संभालते हुए बोली, ठीक है दादा जान, मुझे मंजूर है, लेकिन सिकंदर से मेरी शादी करवाने के ख्वाब आप देखना छोड़ दें। यह किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगा। मैं घर से भाग जाऊंगी जिससे आप लोगों की ही बदनामी होगी। उन्हें धमकियां देती आंखों में आंखें डालकर वहां से रुखसत हो चुकी थी, जबकि उसके जाने के बाद सफदर साहब अपना सर दोनों हाथों में गिरा कर बैठ गए थे। इतना तो उनको भी पता था कि हुरैन को अच्छा लड़का मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, और इसमें अभी सबसे बड़ा हाथ हुरैन की बच्चेगाना हरकतों का था। शक्ल से तो वो बेहद हसीन थी लेकिन उसकी हरकतें इंतहाई बेवकूफ़ाना होती थी। दादा जान में बाकी घर वालों को लगता था कि सिर्फ सिकंदर खान ही है जो उसको बर्दाश्त कर सकता है और उसकी इन हरकतों के साथ उसे डील कर सकता है। पूरी रात हुरैन ने इसी बारे में सोचते हुए गुजारी थी। वो उंगलियों पर इन सब लड़कों के नाम गिनती रही जो उसकी ज़ात में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन इनमें से कोई भी लड़का उसे टर्किश हीरो की तरह नहीं लग रहा था। वो दिखते हुए सर को संभाले हुए बेड पर उठ बैठी और अपने बाल जोर जोर से खींचने लगी। या मेरे अल्लाह, क्या फ़ायदा हुआ मेरे इस कदर हसीन होने का, और क्या फ़ायदा हुआ इस दुनिया के गोल होने का, जब मेरी पसंद का कोई बंदा मुझसे टकरा ही नहीं रहा और ऊपर से बाहर की स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही। उसे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था और दिल ही दिल में वो अपने आप को कोसती अगले चंद ही लम्हों में गहरी नींद की वादियों में चली गई थी। सुबह सवेरे उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बकरी उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने हल्की हल्की आंखें खोली तो सामने बकरी नहीं बल्कि उसकी कज़न खड़ी थी जो उसका बाजू पकड़कर उसे जोर जोर से झिंझोड़ रही थी। हुरैन बेगम, क्या पहले ही दिन अपने ऑफिस से किक आउट होने का इरादा है? तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें 8 बजे उठा दूं और अब 9 होने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। हुरैन ने ही सुना तो फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी और इसके साथ ही उसने निम्रा को भी ऑर्डर दे दिया था, जल्दी से मेरा ब्लू वाला जोड़ा इस्त्री करो और हाँ, स्ट्रेटनर भी गर्म करके रखो। उसे आज 10 बजे ऑफिस पहुंचना था। जैसे तैसे वो 5 मिनट लेट वहां पहुंच तो गई थी, लेकिन अब बाहर बैठी अपने बॉस के आने का इंतजार कर रही थी। ये बॉस नहीं हो गया, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री हो गया। हमें तो इसने ऐसे जल्दी आने को बोला था, जैसे जरा सी भी देरी हो गई तो वो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। वो ऊंची ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी कि अचानक ही उसे किसी के कुंकारने की आवाज सुनाई दी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो करीब ही उसकी कंपनी का मैनेजर खड़ा था और उसे आंखें छोटी छोटी करके घूर रहा था। मैडम साहिबा, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके इस तरह की बातें बॉस के सामने न कीजिएगा। वो बहुत ही प्रोफेशनल और गुस्से के तेज भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको देखकर वो मेरी सिलेक्शन पर उंगली उठाएं। इतना कहकर वो वहां से जा चुका था। जबकि बात हुरैन की समझ में आई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल इनडायरेक्टली उसने हुरैन को ये ताना दिया था कि उसने हुरैन को हायर करके उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान किया है। या मेरे अल्लाह, मुझे हौसला अता फरमा ताकि मैं इसके बॉस से भी डील कर सकूं। थोड़ी सी देर में एक बोने कद का आदमी भागता हुआ ऊपर आया और चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से व्हील चेयर लाओ, बॉस आ गए। उसका इतना कहना था कि पूरे ऑफिस में हलचल मच गई थी। यूँ लग रहा था जैसे सबके वजूद में बिजली दौड़ गई हो। हुरैन अब की बार इश्तियाक भरी नजरों से सबको देखने लगी। लगता है बॉस बूढ़ा बिलियनियर है, ज्यादा अरसे तक चलेगा नहीं। इससे शादी कर लूंगी, दौलत भी मिल जाएगी और दादा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो दिल ही दिल में खुद से वादे इरादे करने लगी थी, ये जाने के बगैर कि जो उसका बॉस है उसको उसने कल दोपहर के वक्त ही बुरी तरह से जलील और रुस्वा किया था। पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद भी वही बोने कद का चिंटू उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बॉस आपका अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराए बगैर इजाज़त लिए ऑफिस में दाखिल हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पट्टियों में गिरफ्तार शाहमीर पर पड़ी तो उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नौकरी मिलकर भी मेरे हाथों से चली गई है। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई, जबकि शाहमीर भी उसे पहली ही नज़र में पहचान गया। लेकिन शाहमीर के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी।
कल उसने अपने रब से जो दुआ मांगी थी वो भी पूरी हो चुकी थी। या मेरे अल्लाह, मैं तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तूने कभी भी मुझे अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाया। वो कदर ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया तो हुरैन टुकर टुकर उसके चेहरे को घूरने लगी। आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई मिस? जब किसी के ऑफिस में जाते हैं तो पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या आपको ये बेसिक एथिक्स भी हमें ही सिखाने पड़ेंगे? वो उसके अंदाज में ही बात कर रहा था जिस अंदाज में हुरैन ने कल उसको डांटा था। हुरैन की आंखों में फौरन से आंसू आ गए, जिसे उसने बमुश्किल पीछे धकेला। वो यूं अजनबी के सामने रोकर अपने आंसुओं को बेमोल नहीं करना चाहती थी। सर मैं दोबारा से चली जाती हूँ। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। दोबारा से जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ ही देर के बाद उसने अपना चेहरा कमरे के अंदर किया और मासूमाना अंदाज में बोली, सर क्या मैं दाखिल हो सकती हूँ? नहीं। शामिर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, फिलहाल मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आइएगा। हुरैन की शक्ल रोने वाली हो गई। अगर उसे इस नौकरी की ज़रूरत ना होती तो वो कब की ये नौकरी शामिर के मुंह पर मारकर वहां से रफू चक्कर हो गई होती। बाहर जाकर वो उस बेंच पर ही बैठ गई थी। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैंने इस शख्स को मौत के मुंह से निकाला, वो अलग बात है कि निकाला किस तरह से है, लेकिन फिर भी इस वहशी दरिंदे को कमरे में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बैठे बैठे ही उसने अपने बॉस को वहशी दरिंदे का लक़ब दे दिया था, जिसके बारे में अगर शामिर को पता चलता तो वो ज़रूर गश खाकर बेहोश हो जाता। पूरे 2 घंटे गुजरने के बाद शामिर ने उसे दोबारा से अपने ऑफिस में तलब किया था। अभी भी उसके लबों पर वही शातिराना मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसे देखकर हुरैन को अपने दिल में खौफ के मारे खौल उठता हुआ महसूस हो रहा था। सर शायद आप मुझे भूल गए हैं। हुरैन ने उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की तो उसकी बात काटते हुए दिल फरेब लहजे में बोला, नहीं मिस, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपने मेरा बाजू और मेरी टांग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सुनकर हुरैन मुस्कुरा भी न सकी, बल्कि खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। आपको अपना जॉब रूल तो पता होगा ना। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगी। मेरे सारे शेड्यूल्स, हर एक चीज़ का आपको हिसाब रखना होगा। यकीनन काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के इंटरव्यूज़ लिए गए होंगे। पता नहीं मैनेजर साहब ने आपको कौन सी काबिल ज़िक्र चीज़ लगी थी। उम्मीद है कि वो चीज़ मुझे जल्द नज़र आ जाएगी। हुरैन सांस रोककर बस उसकी बातें सुन रही थी। अब तक वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी, वरना उसे लग रहा था कि वो उसे नौकरी से ही निकाल देगा और फिर वो वही मुंह लटकाकर दादा जान के सामने जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया था। पहले कल आप मेरे साथ पार्टी पर चल रही हैं, प्लीज़। अगले वीकेंड हम गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। वहाँ पर हम लोगों की मीटिंग होगी और हमें एक रात का स्टे भी करना पड़ सकता है। आप फिक्र मत करें, आपका जो सारा एक्सपेंस होगा वो हमारी कंपनी ही उठाएगी। हुरैन को तो अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसे उसके घर वाले 5 घंटे दूर नहीं भेजते थे। धड़ाधड़ फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाती थी और यहाँ पर वो उसे अपने साथ गिलगित बल्तिस्तान लेकर जाने की बातें कर रहा था। मुझे लगता है सिकंदर खान की कंपनी में ही चले जाना चाहिए था। वो दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए बोली, मिस हुरैन, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? ये सुनकर उसने फ़ौरन से नफ़ी में गर्दन हिला दी। मुझे बताएं कि आज मैंने कौन सा काम करना है। जवाब में शामिर ने फाइल्स का एक बहुत बड़ा बंडल उसके सामने रख दिया। इसमें से आपने एक नाम की फ़ाइल को अलग करना है, लेकिन इससे पहले मेरे लिए एक कप कॉफ़ी मंगवा दें। ये सुनकर हुरैन फ़ौरन से कमरे से बाहर भागी थी। अगर मुझे पता होता कि सेक्रेटरी के नाम पर यह बंदा मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा तो कभी भी यहाँ पर ना आती। वो कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बजाय खुद ही लेने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में जब वो दोबारा से ऑफिस में दाखिल हुई तो उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। घर में भी इसी वजह से कोई उससे काम करने के लिए नहीं बोलता था, क्योंकि वो हद से ज़्यादा कलमज़ी थी। शामिर ने यह मंजर देखकर बेसाख्ता दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द किया और अगले ही पल जिस चीज़ का डर था वही हुआ। आधी कॉफ़ी फाइल्स के ऊपर जबकि बाकी की आधी कॉफ़ी शामिर के ऊपर जाकर गिरी थी। उसने दर्द के मारे उछलने की कोशिश की, लेकिन टांग में उठते हुए दर्द की वजह से वो उछल भी नहीं पाया था। उसने अपनी आंखें मींची थी। उसके अंदर इस वक्त उससे कई ज्वालामुखी उबल रही थी। मिस हुरैन, उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जबकि हुरैन अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रखकर अपनी चीख का गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। आप अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से जाएं और जब तक मैं आपको दोबारा ना बुलाऊं मुझे अपनी शक्ल ना दिखाइएगा। ये सुनकर अगले ही पल वो ऑफिस से गायब हो गई। शामिर को लग रहा था कि उसे सबक सिखाने के चक्कर में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की को निकालने का भी शामिर का कोई ख़ास मूड नहीं हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह का कोई शख्स टकराया था। उस दिन भी जब हुरैन ने शामिर की मदद की थी तब दिन के वक्त शामिर को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन रात के वक्त
जब उसने हुरैन के बारे में सोचा तो उसे इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। छुट्टी टाइम तक शामिर ने हुरैन को अपने ऑफिस नहीं बुलाया, बल्कि मैनेजर के जरिए ये कहलवा भेजा था कि आप अपने ऑफिस से जा सकती हैं। पूरा रास्ता हुरैन ने टेंशन में गुजारा था। रात के वक्त भी वो उसी बारे में सोच रही थी कि अगर उसे ऑफिस से निकाल दिया गया तो वो बुरी तरह से जलीलो ख्वार हो जाएगी। बगैर सोचे समझे उसने अपना मोबाइल निकाला और बॉस का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही शामिर ने उसकी कॉल अटेंड की, उसने छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। सर प्लीज़ मुझे उस ऑफिस से ना निकालिएगा, मुझे उसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, वरना मेरे दादा मुझे अपने दूसरे पोते के ऑफिस में भेज देंगे और मेरी उससे ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे और मुझे उससे शादी नहीं करनी। शामिर इस वक्त अपनी दादी जान के पहलू में बैठा हुआ था और दम साधे उस लड़की की बेवकूफ़ाना बातें सुन रहा था। मिस हुरैन, फिक्र मत करें, मैं आपको ऑफिस से नहीं निकाल रहा, और मेहरबानी करके इस वक्त कॉल करने से एहतियात किया करें, ये मेरा फैमिली टाइम होता है। इतना कहकर उसने झट से कॉल काट दी। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड की कॉल थी ना? दादी जान ने उसे मुस्कुराहट से नवाजते हुए कहा तो शामिर ने खौफ से झुरझुरी ली। खुदा का खौफ करें दादी जान, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा जो मैं ऐसी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। उनसे इजाज़त लेता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। इस दौरान उसके लबों पर मुसलसल मुस्कुराहट फैली हुई थी। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ हुरैन ने बेवकूफ़ी करने के बाद दोबारा अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया था। उसकी बहन नादिया, जो कि काफ़ी देर से उसकी हरकतें नोट कर रही थी, बोले बगैर न रह सकी। वैसे बाजी हुरैन, जिस कुव्वत से अपने बाल खींचती हैं, मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक आपने गंजे हो ही जाना है। हुरैन ने कुशन उठाकर जोर से उसकी तरफ फेंका, जिसको नादिया ने कमाल महारत से कैच कर लिया, जबकि हुरैन एक बार फिर से सीधी बेड पर लेट गई थी और खाली खाली नज़रों से छत को घूरने लगी थी। सफदर साहब के 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। हुरैन और नादिया उनके सबसे आखिरी बेटे की औलादें थी। नादिया जितनी संजीदा मिजाज और कम गो थी, हुरैन उतनी ही शरारती और आफत की पोटली थी। नादिया से बड़ी होने के बावजूद भी उसमें अक्ल ना होने के बराबर थी। यही तो वजह थी कि नादिया का मैट्रिक के फौरन बाद ही उसकी कज़न का रिश्ता आ गया था, जबकि हुरैन बेगम अपनी डिग्री लेने के बाद भी कंवारी घूम रही थी। और उसकी वजह, जो वो खुद बताती थी, वो यही थी कि उसने अपने ज़माने में अच्छे भले लोगों को रिजेक्ट किया था और शायद अब उन्हीं की उसे बददुआएं लग रही थी। दादा जान ने भी उसके सामने तंग आकर सिकंदर खान का ऑप्शन रख दिया, क्योंकि इससे पहले जो भी रिश्ता हुरैन के लिए आता था वो या तो उन्हें भगा देते थे या फिर ऐसी ऐसी हरकतें करती थी कि वो खुद ही भाग जाते थे। और अब वो शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी कि सब लोग वापस आ जाएं। इस बात को नज़रअंदाज किए कि गया वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। अगले कई दिन बहुत ही तेज़ी के साथ गुजरे थे। शामिर की पट्टियां भी उतर गई थीं और अब वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था। एक सुबह जब शामिर ऑफिस में दाखिल हुआ तो हुरैन ऑलरेडी उसकी चेयर पर बैठी घूम रही थी। हुरैन की उसकी तरफ पोस्ट थी, इसी वजह से वो उसको अंदर दाखिल होते हुए नहीं देख सकी। इस वक्त उसने मोबाइल अपने कानों से लगाया हुआ था और अपनी सहेली से शामिर की बुराइयां करने में मशगूल थी। हाँ, शक्ल से तो मेरा बॉस इतना डिसेंट नज़र आता है, लेकिन कसम से जब वो बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से अंगारे उबाल रहा हो। मेरी मत मारी गई थी जब मैंने इस ऑफिस में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन वो भी दादा जान की वजह से। अब उन्होंने एक और दूसरी शर्त मेरे सामने रखी हुई है कि अगर 2 महीने के अंदर मैंने उन्हें लड़का ढूंढ कर ना दिया तो मेरी शादी ज़बरदस्ती उस लंबू सिकंदर से कर देंगे। ये सुनकर शामिर चौंक गया और अगले ही पल उसके लबों पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। ऊंची आवाज़ में पुकारा तो हुरैन बेहोशी की दुनिया में वापस आई और एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। शामिर यूँ जाहिर कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मिस हुरैन, यकीनन कल मैनेजर ने आपको बताया होगा कि आपकी जगह कौन सी बनती है, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मेरी चेयर पर बैठना अलाउ नहीं। बेहतर होगा कि आप उसी सोफे पर ही जाकर तशरीफ़ रखें। हुरैन सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी। आखिर में वो खुशी से चहकने लगी, क्योंकि बकौल उसके एक बार फिर से उसकी बचत हो गई थी। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर वो टांग पर टांग चढ़ाकर इत्मीनान से सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने मोबाइल में फ्री फायर खेलने लगी। शामिर का सारा शेड्यूल उसने पहले ही बना दिया था और सुबह सवेरे ही शामिर को सेंड भी कर दिया था। अभी उसका कोई भी काम नहीं था। शामिर ने जब उसे चिल मूड में देखा तो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। अब तो उसे हुरैन की हवाइयाँ उड़ा हुआ चेहरा अच्छा लगने लगा था। तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि हुरैन सुकून में हो। मिस हुरैन, क्या आपने घर में ट्रिप के हवाले से बात की थी? ये सुनकर वही हुआ जिसकी शामिर ने ख्वाहिश की थी। हुरैन का सुकून तो पल भर में ही गारत हो गया। उसने बेजार सी शक्ल बनाकर मोबाइल साइड पर पटखा, सर मैंने बात तो की थी लेकिन दादा जान परमिशन नहीं दे रहे। ये सुनकर वो पुरसोच अंदाज में हुरैन के चेहरे को देखने लगा। आप अपने दादा जान का मुझे नंबर दे दीजिए,
मैं उनसे कॉल करके पता करता हूँ, वो ज़रूर परमिशन दे देंगे। और वैसे भी हम कौन सा